सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के थर्ड लेक्चर के ऊपर। इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। सबसे पहला होगा बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, उसके बाद हम मीजोसोम समझेंगे, इसके बाद हम इंक्लूजन बॉडीज़ को समझेंगे, इसके बाद फ्लैजिला को समझेंगे और फिर सरफेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में समझेंगे। कुल मिला के पूरे लेक्चर में 5 टॉपिकों को बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बात समझ आती है? एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा बच्चे। सबसे पहले लिखा है बच्चे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया कि 2 टाइप के सेल होते हैं। एक ऐसा सेल होता है जिसके न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उस सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जो प्रोकैरियोटिक सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है उसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर वेल एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, उस सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और उससे जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। प्रो का मतलब ही प्रिमिटिव या फिर लेस डेवलप होता है, पिछले लेक्चर में बता दिया। कैरियन का मतलब ही न्यूक्लियस होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनके अंदर नहीं होता है बच्चे। अगर इनके एग्जांपल की बात करूं तो ओवल बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो माइकोप्लाज्मा है वो भी प्रोकैरियोटिक होता है, और जो पीपीएलओ होता है बच्चे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, ये भी क्या है बच्चे, एक टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल ही है। जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चे उनके अंदर एक कैटेगरी आती है साइनोबैक्टीरिया की। इन साइनोबैक्टीरियाओं को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट में बीजीए बोलते हैं। बीजीए का पूरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी बीजीए का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया में जो साइनो वर्ड है इसका मतलब ही ब्लू होता है। साइनो का मतलब ही क्या होता है? ब्लू। इनका कलर ब्लूइश और ग्रीनिश होता है बच्चे। क्योंकि ये ग्रीनिश है, ग्रीनिश क्यों है? ये इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आती है? तो ऐसे टाइप के बैक्टीरिया हैं साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेटिक है। क्लियरिटी है बच्चे? अगली लाइन देखो ध्यान से। यहाँ पर हमने लिखा है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो स्मॉल होता है यूकैरियोटिक सेल से। कितना स्मॉल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स स्मॉलर होता है कोई प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से। बात समझ में आती है? 10 टाइम्स स्मॉलर है बच्चे इसका साइज, और इसका साइज आप कंपेयर कर सकते हो इजीली। उसके बाद मैंने लिखा है जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत ही फास्ट डिवाइड करते हैं बच्चे। 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल का और एक यूकैरियोटिक सेल का। टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल होता है बच्चे इस्चरिचिया कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे शॉर्ट में ई कोलाई बोला जाता है। ये मात्र 20 मिनट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है ना। 20 मिनट्स में सेल डिवाइड होके 2 सेल बना देते हैं इस ई कोलाई बैक्टीरिया में। लेकिन जो ह्यूमन चिक सेल होता है वो 24 आवर्स लगा देता है डिवाइड करने के लिए। जो ई कोलाई है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। आप देख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में कितना फास्ट डिवीजन कर रहा है। एक कर रहा है 24 आवर्स में और एक कर रहा है ओनली 20 मिनट्स में। हाउ फास्ट प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड्स देन यूकैरियोटिक सेल, यू कैन कंपेयर इट। क्लियरिटी है? स्लाइड का एक एक वर्ड क्लियर हो गया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं, ध्यान से देखो बच्चे। ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेजरली बैक्टीरिया आते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है वो 4 अलग अलग शेप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चे। सबसे पहला शेप है कोकस। देखो बच्चे, जो दुनिया के ऊपर बैक्टीरिया है वो 4 शेप में हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया गोल होते हैं बच्चे, गोल, उन्हें बोलते हैं कोकस। कुछ बैक्टीरिया रोड जैसे होते हैं बच्चे, उन्हें बोलते हैं बेसिलस। कुछ बैक्टीरिया कोमा जैसे होते हैं, कोमा जैसे, उन्हें बोलते हैं विब्रियो। कुछ बैक्टीरिया स्प्रिंग जैसे होते हैं ऐसे कोइल्ड, उन्हें बोलते हैं स्पाइरिलम। ये 4 शेप है बैक्टीरिया की। बोलो, बात समझ में आती है? सबसे पहला है बच्चे कोकस, दूसरा है बच्चे बेसिलस जो कि रोड शेप होते हैं, तीसरा है बच्चे विब्रियो जिसे कोमा शेप भी बोलते हैं, चौथा है बच्चे स्पाइरिलम जो स्प्रिंग जैसा कोइल्ड होता है। बोलो, बात समझ में आती है? जो गोल होते हैं बच्चे बैक्टीरिया, अगर वो अकेला मिल रहा है और गोल है तो उसे मोनोकोकस बोलेंगे। अगर 2 बैक्टीरिया गोल वाले एक साथ मिल रहे हैं तो उन्हें डिप्लोकोकस बोलेंगे। अगर 3 बैक्टीरिया गोल वाले एक साथ है तो इन्हें ट्रिप्लोकोकस बोलेंगे। अगर गोल वाले बैक्टीरिया, कोकस वाले बैक्टीरिया ने एक चेन बना ली, चेन को बोलते हैं स्ट्रिप्टो। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्टो, इसलिए उन्हें बोल देंगे स्ट्रिप्टोकोकस। बोलो, बात समझ में आती है? स्ट्रिप्टो का मतलब भी होती है चेन। तो ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज है भाई कोकस बैक्टीरियाओं की। उसके बाद ध्यान से देखो,
ये जो बेसिलस होते हैं, जो रोड शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर एंडोस्पोर मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? एंडोस्पोर मिलता है। ये जो वर्ड है एंडो, इसका मतलब ये होता है इनसाइड। एंडो का मतलब क्या बच्चे? इनसाइड। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। ये बायो के कुछ टर्म है जो कि आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एंडो का मतलब ये अंदर, इनसाइड। एक्सो का मतलब भी बाहर, आउटसाइड। क्लियरिटी है बच्चे? ध्यान से देखो, एंडोस्पोर प्रेजेंट है किसके अंदर? बेसिलस बैक्टीरिया के अंदर। इस एंडोस्पोर के अंदर कौन सा एसिड है? ध्यान से देखो बच्चे, डिप्कोलिनिक। डिप्कोलिनिक। इस डिप्कोलिनिक एसिड में कैल्शियम भी प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे कैल्शियम डिप्कोलिनिक एसिड। ये एसिड जो है बच्चे रेजिस्टेंस देता है अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ने के लिए। अगर बैक्टीरिया के पास एंडोस्पोर है, इसका मतलब उसके अंदर कैल्शियम डिप्लोकोनिक एसिड है, और ये एसिड उसे अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ने की ताकत देगा। यानी कि ये रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया के लिए। बात समझ में आती है क्या? बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करवाएगा बेसिलस वाला, क्योंकि उसके पास एंडोस्पोर है। उस एंडोस्पोर में ये एसिड है। बोलो, बात समझ में आती है? जो कोमा शेप्ड है बच्चे, उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एक कोमा जैसा है, बस उसी को लार्ज करके दिखाया है यहाँ पर। स्पाइरलम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, स्प्रिंग जैसा है, और इसके अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट होगा ही होगा। बेसिलस के अंदर एंडोस्पोर मिल सकता है, स्पाइरलम के अंदर फ्लेजिला मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है बच्चे 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। क्लियरिटी है? एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको और समझाता हूँ किसी टिपिकल बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किसी टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। बहुत ध्यान से देखो बच्चे, बहुत ध्यान से। सबसे बाहर जो लेयर होती है प्लांट सेल में, वो सेल वॉल होती है। उसी प्रकार बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर क्या है बच्चे? सेल वॉल है, और ये सेल वॉल रिजिड होती है। प्लांट के अंदर बता ही दिया था ये। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल है जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। ज़्यादातर में होती है, कुछ में नहीं होती है। किस में नहीं होती सर? माइकोप्लाज्मा जो है, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर सेल वॉल नहीं है तो ये अपना शेप बदल सकता है। इसे जोकर्स बोलते हैं, जोकर्स ऑफ एनिमल किंगडम। किसे बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा को। बात समझ आई? ये जो माइकोप्लाज्मा है, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है, इसलिए अपना शेप बदल सकता है जोकर की तरह। बात समझ आई? तो ये है बच्चे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के अंदर होती है बच्चे सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये यूनिवर्सल होता है। दुनिया के किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर है तो वो सिमिलर होता है बाकी सेल्स से। दैट्स वाई इट इज यूनिवर्सल इन होल द सेल्स। अंडरस्टूड? इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी फ्लूइड नेचर का सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो कि साइटोप्लाज्म होता है भाई। ये सेमी फ्लूइडी नेचर का है भाई। सेमी फ्लूइड मतलब आधा अधूरा फ्लूइड, कुछ सॉलिड पोर्शंस भी है यहाँ पर। उसके बाद देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ अगर फोल्ड होती है तो 2 स्ट्रक्चर बना सकती है। या तो क्रोमेटाफोर बनाएगी, या फिर ये मीजोसोम बनाएगी अंदर की तरफ फोल्ड होने से। अगर ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होगी तो 2 स्ट्रक्चर बना सकती है, या तो मीजोसोम या फिर क्रोमेटाफोर। अगर उसके ऊपर अंदर की तरफ जो फोल्ड बन रहा है उसके ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो कलर देंगे, और कलर को बोलते ही क्रोमा है, इसलिए क्रोमेटाफोर। फोर का मतलब ये ट्यूब होता है। ऐसी ट्यूब जो कलर को रखती है क्रोमेटोफोर कहलाती है। अगर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुई, उसके ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट है, तो वो क्रोमेटाफोर होगा। अगर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुई और उसने ट्यूबुल बनाया, वेसिकल बनाया, या फिर लेमिली बनाई, तो वो मीजोसोम होगा। बात समझ आई? अगर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुई, उस पे पिगमेंट है, तो वो क्रोमेटाफोर है। अगर उसने ट्यूबुल बनाया, वेसिकल बनाया, लेमिली बनाई, तो वो मीजोसोम है। अगर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुई तो ये 2 स्ट्रक्चर बने। अगर सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड होती है, ये सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड हुई तो बना फ्लेजिला। ये आउटसाइड फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होता है फ्लेजिला। बोलो, बात समझ में आती है? इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पर 70S टाइप के राइबोसोम मिलेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएट मिलेंगे बच्चे, जुड़े हुए मिलेंगे। बात समझ में आती है? ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट है। फूड को स्टोर करने के लिए कुछ थैली जैसी स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बच्चे, जिन्हें इंक्लूजन बॉडीज बोलेंगे। 3 कलर से मैंने बना रखी है। एनसीईआरटी ने 3 इंक्लूजन बॉडी के नाम मेंशन किए हैं थ्योरी में, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ध्यान से देखो बच्चे, मैं न्यूक्लियस को समझाता हूँ आपको। देखो बच्चे, न्यूक्लियस को ध्यान से देखो।
ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया है ये है न्यूक्लियोइड, जिसके अंदर मेन डीएनए प्रेजेंट है। और मेन का मतलब है जीनोमिक डीएनए, इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट है। वो डीएनए है जो आरएनए बनाकर प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन से कैरेक्टर दिखता है। और ऐसा डीएनए जो प्रोटीन बनाता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चे? जीन बोलते हैं। तो ये जीनोमिक डीएनए, यहाँ से जीन बनते हैं, बट इसको जीनोफोर बोलते हैं, इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। बात समझ आई? यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम प्रोड्यूस होता है भाई, क्योंकि ये बैक्टीरिया है। बात समझ आई? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर क्रोमोसोम एक्चुअली तो बनते ही नहीं है, बट सारा जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो एक क्रोमोसोम जैसे कंडेंस हो जाता है, इसलिए उसे सिंगल क्रोमोसोम बोल देते हैं बच्चे। यहाँ पर जो डीएनए होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पूरा डीएनए नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। बोलो बात समझ में आई? डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिव चार्ज है। इस डीएनए के अंदर कुछ पॉलीअमाइन प्रोटीन्स मिलते हैं, यानी कि डीएनए को जोड़े रखने के लिए कुछ कुछ जगह पर प्रोटीन्स मिल रहे हैं और उन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये पॉलीअमाइंस टाइप के प्रोटीन है। अमाइन का मतलब होता है NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉलीअमाइंस टाइप के जो प्रोटीन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बात समझ आई? ये है मेन डीएनए जो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है बैक्टीरिया में। कुछ ऐसा डीएनए भी होता है जो प्रोटीन नहीं बनाता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बच्चे? प्लाज्मिड। जो मेन डीएनए होगा, जेनेटिक डीएनए होगा, प्रोटीन बनाएगा, वो तो न्यूक्लियोइड कहलाएगा भाई। और एक ऐसा डीएनए जो ये सब काम नहीं करेगा, कुछ अलग काम करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखेगा। देखो इस प्लाज्मिड के अंदर ग्रीन कलर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बना हुआ है, इस डीएनए को क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलेंगे। और इसका जो ये जीन है जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है, इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स बोलेंगे। बोलो बात समझ में आती है? स्लाइड का एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। चलिए बच्चे, अब मैं आपको समझाता हूँ अगली स्लाइड के ऊपर लेके चल के। यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर लिखे हुए हैं, और अगर आप ध्यान दो तो मैंने दो ही फीचर लिखे हैं। एक तो सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बारे में बच्चे, गिव मी 1 सेकेंड। एक तो मैंने लिख रखा है आपके सामने किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कॉलम। दूसरा लिख रखा है उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड के बारे में। ध्यान से देखो, ये ऐसे चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। हालांकि मैंने स्ट्रक्चर में सब बता दिया, लेकिन फिर से देखो मेन चीज़ें। जो सेल वॉल होती है बच्चे वो रिजिड होती है, सबको पता है। ये एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा को प्ल्यूमॉर्फिक भी बोलते हैं। प्ल्यू का मतलब ये होता है चेंज, और मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी या फिर शेप। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी मॉर्फोलॉजी, अपना शेप बदल सकता है, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है, इसलिए इसे जोकर भी बोलते हैं। सब बता दिया था आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में। इस पे सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है भाई। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, ये मुड़ सकती है, ये लचीली होती है, ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। बिल्कुल भाई, सेल मेम्ब्रेन सभी ऑर्गेनिज्म के सभी सेल्स में सेम कंपोजिशन रखती है, लिपिड और प्रोटीन का। क्लियरिटी है बच्चे? इसके बाद ध्यान से देखो आप, जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं, और दो टाइप के बैक्टीरिया मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक तो है यू बैक्टीरिया, सच्चे बैक्टीरिया, और एक है आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। जो पुराने टाइप के बैक्टीरिया है वो आर्की बैक्टीरिया, जो एडवांस बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया बच्चे। इनके अंदर सेल वॉल कैसी होती है, ये नोट लिखा गया है सेल वॉल के बारे में। जो यू बैक्टीरिया है उनमें पेप्टिडोग्लाइकन्स की सेल वॉल बनेगी, और जो आर्की बैक्टीरिया है इनमें सूडोम्यूरिन की सेल वॉल बनेगी। बोलो बात समझ में आती है? इस पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी आप कह सकते हो, इसे ट्रू म्यूरिन और इसे सूडो म्यूरिन आप कह सकते हो भाई। पुराने बैक्टीरिया में सूडो झूठा म्यूरिन है ना, और यू बैक्टीरिया में ट्रू म्यूरिन है, जिसे पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं। पेप्टिडो का मतलब यहाँ पे प्रोटीन है, ग्लाइकन का मतलब यहाँ पर ग्लूकोज से है, कार्बोहाइड्रेट से है। क्लियरिटी है बच्चे? तो ये है सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बारे में। अब लेके चलता हूँ न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड के बारे में। देखो बच्चे, जो न्यूक्लियोइड होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब है दो स्टैंड होते हैं, दो रस्सियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। सर्कुलर का मतलब है वो रस्सियाँ जिस पोजीशन से स्टार्ट होती है
उसी पोजीशन पे आकर एंड करती है, बीच में कहीं रुकती नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हुई 2 रस्सियाँ, कोइल्ड करते 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 वापस यहीं आके रुकेगी। दैट्स वाई इट इज सर्कुलर डीएनए। और ये मेन जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि यहाँ से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है बच्चे। उसके अलावा प्लाज्मिड कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको, ये भी सर्कुलर है बच्चे, ध्यान से देखो। इसमें भी डबल स्टैंड होते हैं, बट ये डबल स्टैंड प्रोटीन नहीं बनाता है, इसलिए ये मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोमल डीएनए ये है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, अलग से पड़ा है। बात समझ आई? ये रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी से पूछता नहीं है कि मैं रेप्लिकेशन करूं या नहीं, अपने जैसा डीएनए बनाऊं या नहीं, अपने आप बना देता है। डू नॉट नीड परमिशन ऑफ न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इसकी परमिशन लिए बिना अपने जैसा डीएनए बना देता है भाई। ये फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को क्या करता है बच्चे? प्रोवाइड करता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं। जिस बैक्टीरिया के अंदर जैसा प्लाज्मिड होता है उसकी स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाती है। अगर उसका प्लाज्मिड निकाल लो तो उसकी स्ट्रक्चर फिर से मॉडिफाई हो जाती है। इसका मतलब प्लाज्मिड जो है वो फिनोटिपिक से रिलेटेड कैरेक्टर्स देता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कैरेक्टर को मेंटेन करता है। बात समझ में आती है? इसके बाद लिखा है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं वो भी इस प्लाज्मिड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। वो एंटीबायोटिक से बचाते हैं, रेजिस्ट करते हैं उस बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक डालोगे तो बैक्टीरिया मरेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ जीन्स अगर है, प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो वो उस एंटीबायोटिक में नहीं मरेगा, वो जिंदा रह जाएगा बच्चे। बात समझ आती है? स्लाइड का एक एक वर्ड क्लियर कर पाया हूँ आपको, आगे बढ़ सकता हूँ क्या? कुछ लाइनें और दिख रही है मुझे, देखो। ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये जीन की टैक्सी की तरह एक्ट करता है बच्चे, ध्यान से समझना, ध्यान से। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक जीन को हम किसी ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं इस जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए, लेकिन दूसरे में जब डालना है तो किसी के साथ जोड़कर डालते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? मेनली प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं। ये वो टैक्सी है जिसमें जीन को बिठाकर नए ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं। दैट्स वाई इट इज ए जीन टैक्सी की तरह एक्ट करता है। बात समझ आई? ये ट्रांसफर करता है किसी भी जीन को बैक्टीरियाओं के अंदर या फिर किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। बायोटेक के अंदर ये लाइन भर भर के पढ़ाते हैं डिटेल में, बात समझ में आती है। स्लाइड की एक भी लाइन छूटी नहीं है। क्लियरिटी? अब बढ़ता हूँ आगे बच्चे, ध्यान से देखो। अब एनसीईआरटी को रीड करेंगे बच्चे अपन, है ना। कंसेप्ट इतना ही है इस लेक्चर में, 5 टॉपिक के बारे में। अब अपन रीड करेंगे एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी लिखती है बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ध्यान से देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बच्चे, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, ये रिप्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, ये रिप्रेजेंट होते हैं माइकोप्लाज्मा के द्वारा, ये रिप्रेजेंट होते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये लिखा हुआ इसका फुल फॉर्म भी। ये जो होते हैं जनरली स्मॉल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ही रैपिडली यूकैरियोटिक सेल से। एग्जाम्पल के साथ समझाया। साइज कितना छोटा होता है प्रोकैरियोटिक का? 10 गुना यूकैरियोटिक से। कितने फास्ट वो मल्टीप्लाई करते हैं? ई कोलाई 20 मिनट में करता है, ह्यूमन का जो चिक का सेल है वो 24 आवर्स ले लेता है। बात समझ में आती है? तो ये लाइनें तो एग्जांपल से समझा दी थी मैंने। ये जो है शेप के अंदर बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं भाई प्रोकैरियोटिक सेल। 4 टाइप के शेप आपको पढ़ाए थे, 4 बेसिक शेप आपको पढ़ाई दिए मैंने अभी भी आपको। एक होता है बेसिलस जो रोड जैसा होता है, एक होता है कोकस जो स्पीयर जैसा होता है, गोल होता है बच्चे, एक होता है विब्रियो जो कोमा जैसा होता है, कोमा शेप, एक होता है बच्चे स्पाइरलम जो स्प्रिंग जैसा होता है, स्पाइरल होता है। ये 4 शेप के प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आती है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है ये फंडामेंटली सिमिलर होता है। सिमिलर, फंडामेंटल का मतलब है फंक्शन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो फंक्शनल के टाइप से तो सेम होते हैं, लेकिन ये एग्जिबिट करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ शेप फंक्शंस। बात समझ आई? फंडामेंटली यानी कि ध्यान से देखो, इरेजर दो, फंडामेंटल को फंक्शन से डिस्क्राइब मत करो क्योंकि एनसीईआरटी ने फंक्शन अलग से लिखा है यहाँ पर। फंडामेंटल को आप डिस्क्राइब करो उसके बिहेवियर से, उसके स्ट्रक्चर से। फंडामेंटल का मतलब वैसे तो होता है बेसिक, फंडामेंटल मतलब मूल, बेसिक, है ना। स्ट्रक्चर को यहाँ पर बेस मान सकते हैं अगर फंक्शन को अलग से डिस्क्राइब किया है तो। ध्यान से सुनो,
जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बच्चे, उनकी स्ट्रक्चर तो मोर और लेस सेम है। जितने भी टाइप के बैक्टीरिया है सबकी स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन उनके जो फंक्शन करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है। उनके जो शेप है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है। बात समझ आई? शेप और फंक्शन में वाइड वेराइटी है, बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन फंडामेंटली वो सेम है, उनकी स्ट्रक्चर सेम है। बात समझ आई? उम्मीद है एक भी वर्ड छोड़ा नहीं है स्लाइड का एनसीईआरटी का। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और अगली स्लाइड दिखाता हूं आपको एनसीईआरटी की। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है भाई, सबको पता है। ये माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, ये भी आपको पता चला दिया भाई। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, और इसके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है भाई, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो नेकेड होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। कहने का मतलब ये है नॉट इन्वेलप्ड, यानी कि इन्वेलप नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है भाई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सही बात है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए के एडिशन में सिंगल क्रोमोसोम यानी कि सर्कुलर डीएनए, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो सर्कुलर डीएनए रखते हैं आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए मेन डीएनए है ही है जो सिंगल क्रोमोसोम का बना हुआ है, उसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रखते हैं जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। ये लिखी हुई प्लाज्मिड की डेफिनेशन, ये जो है स्मॉलर डीएनए जो है उसको क्या बोला है? प्लाज्मिड बोला है बच्चे। इसके बाद देखो जो प्लाज्मिड का डीएनए होता है वो कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर रखता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बदल जाती है अगर आप प्लाज्मिड को निकाल दो या डाल दो तो, ठीक है। उसके बाद सुनो बच्चे अगली लाइन एनसीईआरटी की, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस वाला जीन है ये भी प्लाज्मिड्स के अंदर मिलता है बच्चे। अगर वो जीन है तो वो एंटीबायोटिक से बच जाएगा, अगर वो जीन नहीं है तो उसमें मर जाएगा। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ये हायर क्लासेज जो है ये 12th क्लास की बात चल रही है बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक की। वहाँ पर आप ये पढ़ोगे बच्चे कि जो प्लाज्मिड होता है ये फॉरेन डीएनए को अपने साथ जोड़कर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये लाइन लिखी गई है यहाँ पर जो कि मैंने समझाई भी है अभी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बच्चे ये यूकैरियोटिक के अंदर मिलती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलती। कोई भी ऑर्गेनेल जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में मिलने वाले आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम्स, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं मिलता है यूकैरियोटिक में जैसा कि प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं राइबोसोम के अलावा। राइबोसोम दोनों के अंदर मिल सकता है, बाकी ऑर्गेनेल्स दोनों में नहीं मिलते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब यूकैरियोटिक के हैं भाई। प्रोकैरियोटिक है समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। ये जो इंक्लूजन बॉडीज है ना बच्चे, इंक्लूजन बॉडीज, ये वाली इंक्लूजन बॉडीज ये यूकैरियोट में नहीं मिलती है? हाँ, ओनली प्रोकैरियोटिक का स्पेसिफिक फीचर है इंक्लूजन बॉडीज, जो कि किसी फूड के पार्टिकल को स्टोर करके रखती है अपने अंदर। ये है वो इंक्लूजन बॉडीज। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम। जो सेल मेम्ब्रेन का एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है बच्चे, इसे मीजोसोम बोलते हैं। मीजोसोम में ट्यूबुल भी होती है, सिस्टर्नी भी होती है, लेमिली भी होती है, 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। और ये मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनते हैं। बात समझ में आई? इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट। और ये जो मीजोसोम है ये भी ओनली प्रोकैरियोटिक में ही मिलता है, यूकैरियोटिक में मीजोसोम भी नहीं मिलता, इंक्लूजन बॉडीज भी नहीं मिलती है। बात समझ आई? दे आर असेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये इन फोल्डिंग्स है और ये असेंशियल है भाई, बिल्कुल अच्छा खासा फंक्शन करते हैं मीजोसोम बैक्टीरिया के अंदर। बेसिकली अगर मैं बताऊं जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकैरियोटिक सेल में वो काम मीजोसोम करता है प्रोकैरियोटिक सेल में। काफ़ी ज़्यादा असेंशियल फंक्शन ये करता है। एक एक लाइन क्लियर हो गई बच्चे, एक एक वर्ड क्लियर हो गया। आगे बढ़ सकता हूँ। अब आज का लेक्चर यहीं पे ओवर हो जाएगा बच्चे, और अब आपको ऑब्वियसली मैं थैंक यू बोलूँगा यहाँ तक बने रहने के लिए, थोरेक्स पे पढ़ने के लिए, है ना। बहुत सारी समस्याओं के बावजूद आपके लिए लेक्चर शूट किए जा रहे हैं। उम्मीद है आप इन लेक्चर्स को अपना प्यार दिखाओगे भाई। थोरेक्स 100 से आप कनेक्ट हो सकते हो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, थोरेक्स 100 सर्च करके। सबके लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको यूट्यूब का, टेलीग्राम का और फेसबुक का लिंक आपको मिल जाएगा। अलग अलग सोशल मीडिया से आप इंटरकनेक्टेड तो
रह ही सकते हो। अगेन थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन गुड बाय।